आदाब। आप देख रहे हैं अपना मुल्क अपना आइन, एक ऐसा प्रोग्राम जहां बात होती है आपके हुकूक की और कानून को जानने और समझने की। आज की इस पेशकश में हम जिस संगीन जुर्म पर बात करेंगे वो एक ऐसा जुर्म है जो मुल्क की मईशत, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम और नेशनल सिक्योरिटी पर गहरा असर डालता है। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी तौर पर कमाई गई रकम को जायज़ आमदनी बनाने का अमल, जायज़ आमदनी के तौर पर पेश करने का अमल। भारत में इसकी रोकथाम के लिए पीएमएलए एक्ट 2002 मौजूद है, जो न सिर्फ गैर कानूनी असासों की छानबीन और अटैचमेंट बल्कि मुलजिमों के खिलाफ कानूनी बंदोबस्त भी देता है, उसके जो निज़ाम हैं वो भी फराहम करता है। आज की इस पेशकश में मनी लॉन्ड्रिंग को समझेंगे, उसके तरीक़े क्या क्या होते हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे मुताल्लिक जो पीएमएलए एक्ट है उसकी अहम दफ़ात को जानेंगे, समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम नागरिक, एक आम कारोबारी किस तरह से इस तरह के मामलात को जान सकता है, पहचान सकता है और इनसे बच सकता है। इसके साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रोल को भी जानने की कोशिश करेंगे। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट श्वेतांग साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट उसामा सुहेल साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता शुक्रिया। हूँ। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले श्वेतांग जी से जानने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को समझ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जब कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो लॉन्ड्री में जाते हैं, लेकिन जब ये लफ्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग बन जाता है तो इससे क्या समझा जाता है और किस तरह से एक आम आदमी इसको जान सकता है। जी श्वेतांग जी। जी, देखिए आप जैसा कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि काला धन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है हमारी कंट्री में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने का कारण क्या है? सबसे पहले इस टर्म को मनी लॉन्ड्रिंग जो यूज़ किया था वो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में यूज़ किया था, क्योंकि यूएस में नारकोटिक्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जिसकी वजह से उन्होंने जो भी उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं, जो भी उस क्राइम से जो भी पैसा आता है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो वो उसको कर्व करने के लिए या उसको देखभाल उसको देखने के लिए या उसको पनिशमेंट देने के लिए ये टर्म यूज़ किया मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे यहाँ ये इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि यूएन कई रेजोल्यूशंस पास हुए कई कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेके और कई लॉज आए। हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं था। पहली बार हमारे यहाँ इस लॉ को लाने की प्रमुखता इसलिए आई कि 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए फंडिंग दी थी। तो इस फंडिंग की रोकथाम करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा विशेष कानून नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लाया गया। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे टेररिज्म है या आपकी देश की इकोनॉमी को जहाँ खतरा हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेके उसकी रोकथाम के लिए ये इस एक्ट को लाया गया। जी, बहुत खूब। आपने इसके जो लाने का एक मकसद था वो भी आपने वाज़ेह कर दिया। उसामा साहब, अमेरिका का भी ज़िक्र करा श्वेतांग जी ने, यूनाइटेड नेशंस की भी बात की। भारत के लिए देखा जाए तो कितना बड़ा चैलेंज था इस तरह के मामलात के ज़रिए हमारी जो इकोनॉमी पर असर पड़ रहा था, और 2002 में ये कानून लाना कितना ज़रूरी था? ये कानून लाना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ये यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था कि ओवरऑल जो पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ एनडीपीएस या नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड, ये पूरी दुनिया का मसला बना हुआ था और पूरी दुनिया ने एक रिजॉल्व लिया था थ्रू यूनाइटेड नेशंस कि इस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और हर देश को इस पे था कि लॉ बनाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमने इसका बिल टेबल करा 2019 में और 2009 में, और उसके बाद 2002 में ये पास हुआ। आपने इसको 2002 में जिस तरीके से लाया गया, आपने उसके ऊपर रोशनी डाली, लेकिन जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो इसकी लेयरिंग भी होती है श्वेतांग जी। जी। कहीं हमने कई सारे लफ्ज़ पढ़े हैं इसके साथ से कि प्लेसमेंट होता है और आगे भी उसके कुछ मरहले होते हैं। क्या वो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए काले धन को, जैसे आपने ज़िक्र किया था, जी। काले धन को सफ़ेद करने के वो क्या कुछ तरीक़े हैं जो अपनाए जाते हैं और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन जाता है? देखिए जैसे हमारा क्रिमिनल लॉ है, तो अगर एक आप ए हैं और बी, एक बी को आपने कुछ पैसा दिया और उन्होंने वो पैसा जो है किसी और कामों में यूज़ किया और आपसे उसके बताया नहीं, जब आप वापस मांगने गए तो उन्होंने दिया नहीं, तो वो एक सिंपल ऑफेंस होता है चीटिंग का।
अब यहाँ क्या है कि आप एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है, कोई भी धन दे रहा है, और वो धन जो है किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, और उसमें जो है बी का रोल मिनिमम है, वो पैसा बेसिकली सी के पास जाना है। तो इस चीज़ में क्या हो रहा है कि ये पूरा पैसा जो है, ये आप इसको गलत ट्रांजैक्शन को सही ट्रांजैक्शन आप सिद्ध करना चाह रहे हैं। आप जो धन है उसको आप रोटेट कर रहे हैं बेसिकली 3 लोगों के बीच में, ताकि आप उसको ये दिखा सकें ये काला धन नहीं है, ये हमारी एक बिज़नेस की कमाई है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इसी चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। जैसे आमतौर पर कोई भी आपने कहा कि कोई मामला होता है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में की जाती है, सबसे जी, पहले पुलिस का दखल होता जी, है, लेकिन इस जी। तरह के मामलात में उसामा साहब एजेंसीज़ को हमने सुना है कि एजेंसीज़ आ जाती हैं, तो किस तरह से इसमें एजेंसीज़ के रोल जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है और कितनी पावर्स है एजेंसीज़ के पास? ठीक है, इसको दो तरह से समझते हैं। पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए एक चीज़ बनाई गई जिसको कहते हैं प्रिडिकेट ऑफेंस। प्रिडिकेट ऑफेंस का मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस भी कहते हैं, जो हमारे पीएमएलए के इस एक्ट 2002 में है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग एंड सब्सटेंस एक्ट में किसी ने पैसा कमाया, ठीक है, वो पैसा जब आ गया तो अब उसको यूज़ करा जाता है। तो पहले तो ऑफेंस जो कमिट हुआ वो हो गया एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें हमारी पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो जो एजेंसी है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। उसी तरीके से कोई और आईपीसी का ऑफेंस है तो हमारी लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब यहाँ से एक पहलू ख़त्म होता है प्रिडिकेट ऑफेंस का। अब उसी समय ये देखा जाता है कि जो यहाँ से कमाए हुए पैसे थे, चाहे नारकोटिक्स से हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग से हो, किसी भी इलीगल तरीके से आए हों, अब ये पैसे से एक ऑफेंस हो गया। अब यहाँ पे आती है ईडी का रोल कि जो ये पैसे की ट्रेल है वो ट्रेल है क्या, उसको पकड़ा जाए, और इस पैसों की ट्रेल से क्या क्या प्रॉपर्टीज ली गई, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स एंड ऑपरेशंस। तो यहाँ एक तरफ ईडी काम करता है और एक तरफ पुलिस काम करती है। पुलिस की प्रक्रिया के हिसाब से चार्जशीट फाइल होती है, ईडी अपना काम ईसीआईआर से स्टार्ट करती है, और फिर इसकी एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है जो इस कानून के हिसाब से बनी हुई है। वो स्पेशल कोर्ट इसमें चीज़ों को डिसाइड करती है कि क्या जो ये पैसा इकट्ठा करा गया था ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आया था या नहीं आया था। इस कानून की एक बड़ी जी, स्पेशल बात ये है जो हमेशा इस कानून को चर्चाओं में रखती है। जी। चर्चाओं में रखने की वजह ये है कि ये कानून हमारे देश में जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का कॉन्सेप्ट है उसको पलट देता है। यहाँ पे ये माना जाता है कि ये गुनाह आपने करा है और आप सिद्ध कीजिए कि आपने ये गुनाह नहीं किया है। यानी जैसे कहा जाता है आम भाषा में, आम कानून के तहत कहा जाता है कि आप जब तक गुनहगार नहीं हैं, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं हो और जाता। इसमें उल्टा होता है कि आपने ही जुर्म करा है, क्योंकि ईडी ने खाली ईडी को क्या करना है, रीजन टू बिलीव, आई हैव अ रीजन टू बिलीव एंड आई हैव रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि ये आपने करा है। उन्होंने बस इतना करा और यहाँ पे काम खत्म। अब सारी इनोसेंस आपको बतानी है, मेरे पास ये पैसे आए कहाँ से, ये प्रॉपर्टी मेरे पास कैसे, ही पूरा का ट्रांजैक्शन ट्रेल आप लेके आएंगे। जब वो ट्रेल ले करके आएंगे और फिर उस समय कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपने फर्स्ट लेवल का जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है या आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब करा, तब आप जाकर के बेल के मुस्तहिक होंगे, या फिर आप आगे जाकर के एक्विटल आपका हो सकता है। तो इसमें सेक्शन 24 जो कि पूरे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे है, और सेक्शन 45 ये जो बेल की प्रक्रिया है, यहाँ पे जो ये टेस्ट उल्टा कर दिया है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है जब किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन होता है और वो अपने आप को साबित करने के लिए आ जाता है। और ये जो पूरा जो उल्टा कर दिया गया है, यानी गिल्टी अनटिल प्रोवन की जो बात की जी गई है, इसी को जो चैलेंज करने वाले लोग थे उनमें से एक श्वेतांग जी का भी नाम आता है। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा श्वेतांग जी कि ये जी। कितना अहम मुद्दा बन जाता है कि जहां एक आदमी गिल्टी अगर वो पाया गया है तो वो खुद ही उसको तमाम चीज़ें साबित करनी होगी कि नहीं, ये जो जितनी भी जायदाद उसकी है वो इस तरीके से, गलत तरीके से नहीं कमाई गई है आमदनी है। क्या इसके अंदर कहना चाहिए? जी, इसके अंदर मेरा कहना ये है कि देखिए, कोई भी एक्ट है, स्पेशल एक्ट आपने बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है ये प्रोविजंस या नहीं है, इसी की हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी पीएमएलए एक्ट की, जो कि अभी रिसेंटली 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, सारे प्रोविजंस को, जी। और हमारे जो भी हमारे आर्गुमेंट्स थे उसको माना नहीं है। लेकिन हमारा कहना अभी भी, क्योंकि उसकी रिव्यू पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, तो हमारा कहना ये है
कि भाई जब हमारा कानून ये कहता है कि पहले आप दोष सिद्ध करें हमारे ऊपर, तो आप जो है किसी और के ऊपर बर्डन कैसे डाल सकते हैं कि वो अपने आप को दोष सिद्ध करने से बचाए पहले। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 दोनों इस चीज़ पे बात करते हैं कि जैसे आर्टिकल 22 बोलता है कि नो वन हैज़ अ राइट टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो आप ये इंक्रिमिनेटिंग है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। इसी ग्राउंड पे हमने इसको चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को नहीं माना। बट हाँ, अभी भी हमारी रिव्यू पिटीशन इसमें ऑलरेडी फाइल्ड है, जो कि पेंडिंग है सुनवाई के लिए। जो भी इस तरह के मामलात होते हैं वो ये चीज़ ज़रूर साबित कर देते हैं कि जब एक मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो इस तरह के मामलात आते हैं और एक डेमोक्रेसी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं और उस तरीके से तब्दीलियाँ भी आती हैं। उसामा साहब, जब हम इस कानून की बात करते हैं तो आपने कहा कि स्पेशल कोर्ट का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। क्या अलग से जो एजेंसीज़ हैं वो भी जांच कर रही हैं और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई हैं? ये सिर्फ़ इसलिए है कि इस तरह के मामलात का जल्दी निपटारा किया जा सके, या ये संगीन कैटेगरी में आता है, इस वजह से इनके लिए अदालतों को भी सेपरेट किया गया है और एजेंसीज़ जो हैं उनको भी पावर्स दी गई हैं? देखिए, इसमें जल्दी निपटारा करना, जो भी नया लॉ, जो भी स्पेशल लॉ बनता है, उसमें हमेशा इस बात की चेष्टा या कोशिश होती है। लेकिन ऑन द प्रैक्टिकल साइड हमने यही देखा है कि कोर्ट हमारी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बर्डन होती हैं, तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कभी अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं हो पाता है। अब आते हैं कि इसका, यस इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ क्राइम, क्योंकि स्पेशल नेचर का है, तो जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो स्पेशली इक्विप्ड होने चाहिए कि वो इस चीज़ को देख सकें और इसको अच्छी तरीके से इस कानून की स्पेशलिटी को समझते हुए इसका निर्णय कर सकें। इसमें एक अहम बात ये है कि यहाँ पे जब एक जज ट्रेंड होता है दूसरे कॉन्सेप्ट को लेके, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स को बैलेंस करना होता है। तो इसके लिए एक एक्सपीरियंस और ट्रेंड हैंड होना चाहिए, इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स बने हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसीलिए स्पेशल कोर्ट बने। और यहाँ हम एजेंसियों का जो रोल है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, उनकी पावर्स को भी समझेंगे श्वेतांग जी, कि जब हम एजेंसीज़ की बात करते हैं तो ना सिर्फ इस मामले की छानबीन, बल्कि उनको अटैचमेंट का भी जो है इख्तियार दिया गया है। तो क्या वाक़ई जो, अगर हम अधिकार के तौर की बात करते हैं, पावर्स की बात करते हैं, तो एजेंसीज़ के पास जो हैं वो काफ़ी पावर्स हैं इस तरह के मामलात में? जी, इस एक्ट के अंदर जितना भी आप पावर्स देखेंगे हमारे पुलिस के पास, एक तो जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो इन मैटर से डील करती है, ये विजय मदन लाल जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस बात को क्लेरिफाई करता है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनको पुलिस ऑफिसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक हिसाब से ये सही भी है और एक हिसाब से ये गलत भी है। भाई सही इसलिए है कि उनके पास ज़्यादा पावर्स है, देखिए उनका दायरा बहुत बड़ा है। एक मनी ट्रेल को पकड़ना जहाँ पर आपके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विदेशों तक फैले हों, तो हमको जानकारी जुटाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और एक पुलिस ऑफिसर्स के पास उतनी पावर्स नहीं होती हैं, क्योंकि वो कई चीज़ों में बंधा हुआ है, कई जजमेंट्स हैं, कई प्रोविजंस है सीआरपीसी में, जिसमें उसका एक दायरा है। बट यहाँ पर इनका दायरा थोड़ा बड़ा किया गया है। उसका रीज़न यही है कि हम इन बाहर से ये जितना भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कलेक्ट करके, और हम एक बार अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट तो शुरुआत में ही हो जाता है। जैसे ही उनको पता चलता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मामला है, तुरंत ही पहली चीज़ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है वो है अटैचमेंट या प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने कई केसेस में देखा होगा, नीरव मोदी का केस है या और भी मेहुल चोकसी के केस है, उनमें सारी प्रॉपर्टीज़ अटैच है और उनका ऑक्शन भी हो रहा है अभी आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए देखिए एक्यूज़ के लिए इसलिए गलत है कि मान लीजिए अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो गई, आपका जो भी आपके पास था वो सारा अटैच हो गया, तो आपको अपने पास डिफेंड करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो बट ये यहाँ यहाँ लीगल रेमेडीज़ किस तरह से हम प्रोवाइड कर पाएँगे ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया है और सिर्फ़ इल्ज़ामात के तहत उनका जो जायदाद का है वो ज़ब्ती हो गई? जी, उसमें प्रोविज़न है कि जैसे आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं, प्रोविज़नल अटैचमेंट के अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए शुरुआती दौर में मैंने जो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखा है ईडी का, तो उसमें ये होता था कि इसमें आपको बेल मिलना भी इतना आसान नहीं था। जी। कि अगर आपके पास एक बार अगर आपके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस हो गया, ईसीआईआर हो गई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो, इसमें ये प्रावधान है कि आपको एफआईआर भी नहीं देंगे वो। क्योंकि उसमें कई कंटेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें बाहर आ सकती हैं, तो इस वजह से ये भी प्रावधान है इसमें कि आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी। जी। अब हमको यही नहीं पता है, अगर हम एक्यूज साइड से देखें तो हमको यही नहीं पता है कि हमारे अगेंस्ट चार्जेस क्या है। अगर हमको यही आइडिया नहीं है हमारे चार्जेस क्या है, तो हम फिर उसको डिफेंड कैसे करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हम लोग फेस करते हैं इसमें। बट हाँ, अब
जैसे और बाकी चीज़ें हैं। एक सेक्शन 50 है, जिसमें यह है कि आपने पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो उसको सही माना जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के सामने अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो उसको सही माना जाएगा। यही अगर हम इसको एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो उसको नहीं माना जाता है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत हमारे खिलाफ जाती हैं। बट यही है कि दायरा इतना बड़ा होता है इस इन्वेस्टिगेशन का कि हमको थोड़ी सी चीज़ों को दरकिनार करके इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। इन्फोर्समेंट के जो जांच जांच होती है, उसकी छानबीन होती है, उसका दायरा बहुत बड़ा जी। है। लेकिन अगर हम उसके नेटवर्क की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो नेटवर्क होता है उसामा साहब, ये कितना बड़ा होता है? क्योंकि इस तरह की जो इख्तियारात एजेंसीज को दिए गए हैं, उसकी वजह भी श्वेतांगी ने भी बात कही, क्योंकि दायरा जांच का बहुत बड़ा है। तो मैं नेटवर्क की भी बात करना चाहूँगा कि नेटवर्क कितना बड़ा होता है इसमें। अगेन इसको समझने के लिए दो तरीके से समझते हैं। एक, सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज क्राइम। इसके दो एग्जांपल लेते हैं, टेररिज्म या नारकोटिक्स। टेररिज्म पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, नारकोटिज्म पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो यानी कि इसका जो पूरा एरिया है वो पूरा ग्लोब है। इसलिए सारे देशों को मिल के इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला लिया था कि हम ऐसा लॉ बनाएं। नेटवर्क जहाँ पे बहुत बड़ा है वहाँ पे ये बात समझ में आती है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। लेकिन जब हम लॉ बनाते हैं तो लॉ में एक और बहुत बड़ा पहलू होता है, एक कॉमन आदमी, एक कॉमन बिजनेसमैन। वो उस सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन लॉ की एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है। तो अब ये एक आम बिजनेसमैन पे जिसका बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, या वो कोई तीसरे चौथे लेवल पे है, आपको उसको किसी भी वजह से अटैक करना है, तो आपने ईडी के जो वाइड पावर्स हैं उसको यूज करते हुए आपने अटैक कर दिया। अब वो यहाँ पे अपने वो जो राइट्स जो उसको जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे और अपराधों में, जैसे अभी हमने बात करी राइट टू साइलेंस की, राइट नॉट टू स्पीक अगेंस्ट, बट यहाँ पे हमें पूरा उल्टा हो गया, राइट टू स्पीक आ गया। जैसे अभी मेरे साथी ने बोला कि सेक्शन 50, आज तक जब से हमने कानून पढ़ा या जितने मेरे यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं उन्होंने कानून पढ़ा है, तो ये बताया कि पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दे दो उसका कोई महत्व है नहीं। जिसको हम आम भाषा में कहते हैं 161 का स्टेटमेंट दे दिया, आप दे दिया, बाद में जब कोर्ट में आएंगे तो उसका वैल्यू होगा। लेकिन वही पावर बिल्कुल अपोजिट हो जाती है इस लॉ में। सेक्शन 50 में दिया गया हुआ हर स्टेटमेंट एडमिसिबल है। ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारे एस्पेक्ट चेक होंगे, लेकिन पहले ही आपने सारे ऑड्स किसके अगेंस्ट में कर दिए, एक्यूज के अगेंस्ट में कर दिए। यानी कि ये कहाँ पे स्ट्राइक करता है, ये हमारा पुराना जो 200-300 साल से, या रादर मैं कहूँगा जब से लॉ बना, जब से सिविलाइजेशन भी, कि एक आदमी कसूरवार, 100 कसूरवार को हम छोड़ सकते हैं बट एक बेगुनाह को हम सजा नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात उस पूरी बात को आपने उल्टा कर दिया। यहाँ पे ये डायरेक्टली स्ट्राइक करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को। तो इसका बैलेंस कैसे करा जाए, ये जो लॉ है इसको कैसे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके साथ में रूबरू करके लोगों को लिबर्टी उसको दी बैलेंस जाए। करने की भी आपने उसको बहुत बात कही है जी कि किस तरह से जो राइट्स हैं हमारे, जो हमें हुकूक हासिल हैं हमारे संविधान से, हमारे आइन से, और उसके उसके तहत अगर हम कानून की बात करते हैं तो दोनों के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखने की भी पूरी कोशिश की जाती है, और ये मामले इस तरह के अदालत में सामने आते हैं। अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे जहां सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले एक श्वेतांग जी से एक सवाल मैं खुद भी जानना चाहूँगा कि जब हम हवाला की बात करते हैं तो ये हवाला का लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग, इनका क्या आपस में किस तरह का कनेक्शन है, किस तरह के इनका ताल्लुक है? देखिए, हवाला भी काला धन ही है, जिसके हम पूरी तरीके से हम जानते हैं और हम इस चीज़ को समझते भी हैं कि ये काला धन है। अब ये काले धन का क्या-क्या इस्तेमाल हो रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट है। क्योंकि ये आप पूरा जो है कैश में, हवाला ट्रांज़ैक्शन हमेशा कैश में होता है। आप एक जगह कैश जमा करेंगे, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप वहाँ से उस कैश को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैश जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कई चीज़ों पे कैश ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाई है हमारी गवर्नमेंट ने, उसका रीज़न यही है। डीमोनेटाइजेशन जो किया है उसका भी रीज़न यही है कि भाई ये जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसको रोक लगा के, ताकि हम हवाला का ये कारोबार है इसको बंद किया जा सके। ये हमारे ही देश का पैसा है जो बाहर देशों में जा रहा है और वहाँ इकट्ठा हो रहा है। यानी इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जब तक वो
हवाला का लेन देन है तो वो काला धन है, जी। लेकिन जब उसे वाइट करने की कोशिश शुरू हो जाती है वहाँ से वो मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो बिल्कुल, जाती है। जैसे ही उस हवाला को वाइट करने की कोशिश करेंगे, अब आपका पैसा इस देश से बाहर गया जी और घूम फिर के फिर वापस इसी देश में आ गया। जी अब वो वाइट में आ गया क्योंकि अब आप वहाँ बाहर से यहाँ आ रहा है तो उसके सारे ट्रांज़ैक्शंस हैं, आप बाहर से मँगा रहे हैं। चलिए आपने टैक्स पे कर दिया, बट है तो वो काला धन ही जो बाहर से जी घूम के आपके पास वापस आ रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये एक सवाल था और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इस पर। और अब हम चलते हैं सवाल जवाब के दौर की तरफ। जी, क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है और मेरा सवाल ये है कि ईडी ईडी ये बात ज़रूरी नहीं करता ईसीआईआर को कि वो एफआईआर की कॉपी रिवील करे, लेकिन ऐसे में फिर जो इंसान है वो उसके उसके ऊपर जो एफआईआर होती है उसकी जांच जांच के लिए उसको जानना होता है ये चीज़। तो वो कैसे अपने आप को सही प्रूव कर पाएगा, कैसे वो अपने अपने लिए वो सही चीज़ कर पाएगा? जी, शतांग जी से सबसे पहले जानना चाहूँगा क्योंकि आपने ये बात कही थी एफआईआर के जी, ताल्लुक से और जी, यही सवाल भी फिर आ रहा है। जी। जी, तो इन्हीं सब कारणों से हमारी रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है। इनफैक्ट अगर अभी आप रिसेंट जजमेंट्स आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के तो वहाँ नॉर्मल केसेस में भी एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का भी केस आप देखेंगे तो वहाँ भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। तो ऐसा ये चलन अब चल गया है कि एफआईआर की कॉपी हम नहीं देंगे। और उसमें प्रॉब्लम होती है एज अ डिफेंस लॉयर, हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारे खिलाफ एलिगेशन क्या है। और हमेशा हमारे ऊपर, क्योंकि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो हमेशा हमारे ऊपर ये खतरा मंडराता रहता है कि हम किसी भी दिन हम अरेस्ट हो सकते हैं और हमको कोई चार्जेस नहीं पता। अब आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएंगे, उनका रीजंस टू बिलीव है, तो रीजंस टू बिलीव वो सारे रिकॉर्डिंग में होने चाहिए कि भाई आपके पास ये रीज़न है। तो अगर आपको अरेस्ट करके कोर्ट में ले जा रहे हैं तो आप पहले ही दिन आप कोर्ट से ये बोल सकते हैं कि हमको ये अभी तक इन्होंने ये कोई रीज़न नहीं दिया कि हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और क्या ग्राउंड्स है हमारी। अगर कोर्ट वहाँ सेटिस्फाई होता है आपके आर्गुमेंट से तो कोर्ट वहाँ आपको तत्काल प्रभाव से बेल दे सकता है। तो हमारे पास यही एक ऑप्शन रह जाता है कि हम कोर्ट में जाके अपनी सारी बातें रख सकते हैं। क्या बेल इतना आसान है शतांग जी जितना जैसे देखिए आपने आसानी से कहा? मुझे लगता है आप दोनों ही इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, तो आपको आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या बेल इसमें इतना देखिए आसान होता है? बेल में भी ये है कि ट्विन कंडीशंस है सेक्शन 45 में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बिना बेल नहीं दी जाएगी और दूसरा कोर्ट को भी अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि हाँ ये अगर ये हम इनको बेल ग्रांट करते हैं तो ये सिमिलर ऑफेंस बाहर जाके दोबारा नहीं करेंगे। जी अब वो भी ज़रूरी है। देखिए अब बैटिंग के आपने मैंने केसेस डील किए हैं। बैटिंग का सीधा होता है कि क्रिकेट में बैटिंग हो रही है, कोई आदमी कहीं भी देश के कोने में बैठा हुआ किसी को जी अपना पेमेंट कर रहा है और वो उसमें पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो अब क्या ये ज़रूरी है कि वो आदमी बाहर जाके वही क्राइम नहीं करेगा दोबारा? जी तो ये कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आपके देखे जाते हैं कि अगर आपका पुराना कोई इस चीज़ का रिकॉर्ड रहा है, तो उसमें आपको बेल नहीं दी जाएगी। बट यानी हाँ, बेल को अगर सख्त किया गया है तो हाँ, उसकी भी वजूहात हैं क्योंकि वो बाहर जा करके उसी जी, तरह के क्राइम जो है वो कर सकता है और जी। इसके अंदर ज़्यादातर इम्कान होता है और अब मैं ऐसे मामले थोड़ा-सा में। इसमें और ऐड करना चाहूँगा जी कि बहुत बहुत रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 या 4 जजमेंट्स ऐसे दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं, अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, तो उस केस में अगर वो ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, फिर भी आप एक्यूज को बेल ग्रांट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ये के सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सुभाष शर्मा जजमेंट है कि ईडी वर्सेस सुभाष शर्मा 2025 का जजमेंट है, उसमें ये क्लियरली बोला है और किसी भी कि कानून में कहीं भी अगर कोई पेचीदगी आती है तो जी, फिर जब वो हमारी अदालतों में पहुंचता है तो इस जी, तरह के फैसले आते हैं और जी, वहाँ उन चीज़ों को वाजह कर दिया जाता है, जी। साफ कर दिया जाता है। और ऐसे ही इस मामले में भी हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते सर मेरा नाम अम्मान है। सर मेरा ये सवाल है कि पीएमएलए में एक टर्म है रीजंस टू बिलीव, तो क्या इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है, आर्बिट्रेरीली मिसयूज़ किया जा सकता है इस टर्म को ईडी ऑफिसर्स के द्वारा? हैं? जी ओसामा साहब क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? सिंपल सी बात है कि यही एक वर्ड है, रीज़न टू बिलीव। अब ये रीज़न टू बिलीव का जो फाइनल एडजुडिकेशन होता है वो बहुत बाद में होता है। यही वो पावर है जिसके बेसिस में किसी भी आदमी को आप अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और फिर वो सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशन में फंसा रह जाता है। चलिए हमारे पीपी साहब तो पहली डेट पे आ गए, लेकिन अब साबित किसको करना है? साबित एक्यूज को करना है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी सारे वाइट पैसों से ली गई,
सारे उसके रिकॉर्ड हैं, लेकिन अभी उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद में एक ऑफिसर आते हैं, उनको लगता है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ में दिखा रहे हैं, बट ये 20 करोड़ की असली में प्रॉपर्टी है, ठीक है। 18 करोड़ रुपए जो मार्केट में ब्लैक में सर्कुलेट हो रहे थे ऑफेंसेस के थ्रू, ये ज़रूर उससे ली की गई होगी। एक दो बातों को इधर उधर करा और अपना रीज़न टू बिलीव बना दिया, और रीज़न टू बिलीव को बनाने के बाद में आपने उस आदमी को चार्ज कर दिया, वो ऑफेंस में चला गया, अब उसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड है। अब वो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, वहाँ पे उसकी बात सुनी जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रीज़न टू बिलीव को एज अ कॉपी कट पेस्ट मेथड की तरीके से मेरे तजुर्बे में यूज़ कर लेती है। फिर आपको दूसरे लेवल पे जब आप पीएमएलए लेकिन में इस जाते तरह के मामलात भी तो बहुत तेजी से आ रहे थे सामने। अगर हम देखें तो बहुत सारे, श्वेतांग जी के हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह की प्रॉपर्टीज बन गई थी। कुछ लोग जो हैं वो बहुत तेजी से मालदार होते जा रहे थे, और वहाँ पर इस तरह के जब केसेस सामने आए और वहाँ इंक्वायरीज की गई, तो इस तरह के जो कानून हैं वो सही भी साबित होने लगे। श्वेतांग जी। जी, देखिए कई जगह ऐसा हुआ है कि कई जगह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो हम बेसिकली इनको कहते हैं कि वो यूज़ हुए हैं कई प्रॉपर्टीज़ खरीदने में। जी। लेकिन अब मैं एक मुद्दा मैं जो यहाँ पर उठाना चाहूँगा, जैसे अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला था कि सीबीआई इज़ अ केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंद तोता है। जी। तो होता यह है कि जब भी कोई स्पेशल एक्ट आता है, इसकी सारी पावर्स इसको यूज़ मिसयूज़ करने की सरकार के पास रहती हैं। अब कई जगह हमने ये भी देखा है कि आपने किसी भी व्यक्ति पे ये आरोप लगाया कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने, और इनके अगेंस्ट में हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है। लेकिन कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि कार्रवाई पूरी तरीके से कर दी जाती है। तो इन एजेंसीज़ का यूज़ भी होता है, कई जगह पे मिसयूज़ भी होता है। जो मिसयूज़ होता है वो कई बार पॉलिटिकल अपोनेंट को अपने गिराने के लिए या उनको अपनी तरफ लाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, जो कि हमने बहुत रिसेंटली कई केसेस में देखा है। लेकिन अब तो अगर हम कहें, क्योंकि एक सीरीज़ है अपना मुल्क अपना आइन की, हमने देखा है कि जी, हर कानून के साथ ये पहलू जुड़ा हुआ है कि उसका मिसयूज़ भी होता है। लेकिन जी, हमें वो पहलू तलाश कर रहे होते हैं कि जहां हम कानून को सही सिमत में ले जा सकें, और अगर कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो वो हमारी अदालतों के ज़रिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उन पर क्लेरिफिकेशन आ जाता है, काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? है। और मेरा सवाल सर से ये है कि क्या आपको लगता है कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियां जांच और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही संतुलन बनाती है? जी, दो आप दोनों से इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा। सबसे पहले श्वेतांग जी से। देखिए कोई भी एक्ट है जिसके अगर केसेस चल रहे हैं, तो हम उसका कन्विक्शन रेट देखते हैं कोर्ट में कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है। ये एक्ट जो हम लाए हैं, ये कानून हम जो लाए हैं, वो कन्विक्शन रेट से हम लोग तय करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली राज्यसभा में एक जवाब दिया गया कि भाई कितना परसेंट आपका कन्विक्शन रेट है, तो जवाब आया 94%। लेकिन वो सिर्फ कागजी है। देखिए 8,000 समथिंग केस फाइल हुए हैं, जिसमें से 1900 केसेस में आपने चार्जशीट फाइल की है और 1700 केसेस आपके पेंडिंग हैं आज की डेट में भी। आपने मुश्किल से 100 केसेस में कन्विक्शन किया है आज की डेट में, जबकि कानून को आए हुए काफ़ी साल हो गए हैं। 2002 में ये कानून आया था, आज हम 2026 में हैं। तो इतने साल हो जाने के बाद भी अगर कन्विक्शन रेट नहीं है आपके पास, तो हमको ये लगता है कहीं ना कहीं ये कानून में कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जिनका सुधार करना चाहिए। जी, उसामा साहब क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सुधार की ज़रूरत है? 2002 में कानून लाया गया, आज 2026 है। क्या कुछ जो है आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब अपना काम फेयरली और इंडिपेंडेंटली करेगी, तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी अच्छी होगी, मटेरियल भी अच्छा इकट्ठा होगा, और उसको कोर्ट में चार्जशीट या कंप्लेंट के द्वारा अच्छी तरीके से पेश किया जाएगा। उस हालात में कन्विक्शन के रेट्स ज़रूर बेहतर होंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने अच्छा खासा डॉक्यूमेंट होगा, ट्रेल होगी। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में ये एक इनिशियल एक एक्शन होता है जो मीडिया ग्लेज में आता है, अगर पॉलिटिकल केसेस की बात करें, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी बहुत पुअर होने की वजह से केस सस्टेन हो नहीं पाता है। इस बीच में जो एक्यूज्ड है, जिसको आपने पहले ही दोषी मान लिया है, उसका प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन होता चला जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को सही करके, सही
तरीके से करेंगे तो आप सही लोगों को पकड़ेंगे और सही लोगों का कन्विक्शन कराएंगे, तो ये लॉ हमें बहुत एनकरेज करेगा। बट हम इसको एक आम लॉ ना बनाएं, स्पेशल लॉ है तो स्पेशली इम्प्लीमेंट करें स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों ने इस सवाल के ऊपर अपने ओपिनियन रखा और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्या नाम है? क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो सर, मेरा नाम आलोक है। सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे कि हमारे राजनेता लोग हैं, ये काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सब में रहते हैं, तो इनके ऊपर मॉनिटर करने का काम कैसे रहता है और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है इनके ट्रांजैक्शन? जी, श्वेतांग जी क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? देखिए उसके लिए हमारे पास कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है हमारे पास ऑलरेडी, जो इन सब चीज़ों से डील करता है। कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस है, 7 है, 13 है, जिसमें अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो पब्लिक फिगर्स है या पब्लिक सर्वेंट हैं, वो अगर ऐसा काम करते हैं तो उनको पनिश करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको ये स्पेशल एक्ट है, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये जो नेतागण हैं ये अपना पैसा या काला धन जो है इस हिसाब से यहाँ से वहाँ कर रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं। जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्रेडिकेट ऑफेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे कलीग ने भी बताया कि एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो ईडी स्टैंड अलोन कैसे उस पर एक्शन ले सकती है? तो ईडी का तो उसमें पर्पज़ ही नहीं बनता है कोई एक्शन लेने का। तो उसके लिए एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। अगर कोई भी नेता है, जैसे कई नेताओं का हमने देखा है कि अगर उनके ऊपर ऑफेंस है कि उन्होंने ऐसा कोई गलत तरीके से धन अर्जित किया है या ये सारे कार्य किए हैं और उनके ऊपर एफआईआर है, तो उनके ऊपर ईडी के केसेस चलते हैं। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्या नाम है? क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा नाम सान्या है और आज मेरा ये सवाल है कि अगर इस पूरे में अगर कोई गैंग इन्वॉल्व है और उसका कोई एक अक्यूज्ड अब्रॉड रहता है और एक अक्यूज्ड इंडिया में रहते हैं, तो जो अब्रॉड अक्यूज रहते हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, बड़ा अहम सवाल है, इसको ऑर्गेनाइज़ क्राइम की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब मैंने शुरुआत में बोला था, ये लॉ ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए करा गया था। अब यहाँ पे हर कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ में एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करा हुआ है। अगर वो आदमी उस रेसिप्रोकेटिंग कंट्री में वो एक्यूज रहता है तो यहाँ की प्रक्रिया स्टार्ट करी जा सकती है, वहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा सकती है और उसको किसी तरीके से यहाँ पे लाया जा सकता है। काफ़ी हद तक हम इसको एक्स्ट्राडिशन के मॉडल के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जगह पे बैठा रहेगा, इसीलिए सारे कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा किसके साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया और ये पहले एक परेशानी होती थी कि एक आदमी भगोड़ा घोषित हो जाता था तो उसके खिलाफ कानूनी जो अमल है वो रुक जाता था। लेकिन हमने जब देखा 2023 में जब 3 नए कानून आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके आने के बाद अब ऐसा कोई भी मामला जो मुजरिम अगर मुल्क में नहीं है, वो बाहर भी है, तो उस पर भी चल मुकदमा चल चल सकता है। सकता श्वेतांग जी, कितना अहम है ऐसे मामलात में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात के ऊपर काबू पाने के लिए और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए कितना अहम है? जी। देखिए होता क्या है, जैसे मेरे ही एक अपने केस का मुझे याद है कि लेटर ऑफ रेगेटरीज भेजते हैं हम बाहर की कंट्रीज़ को ये इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए कि भाई आप इनके बारे में बताइए, ये एक्यूज़ हैं, इनका क्या क्या वहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये इन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमको प्रोवाइड कर दीजिए। होता क्या है कि बाहर की कंट्रीज़ कभी जवाब देती हैं, कभी जवाब नहीं देती हैं। तो उसके अब हो इसमें क्या है कि अब जो सीआरपीसी जो अभी अपने रिसेंट अमेंडमेंट्स की बात की, उसमें ट्रायल इन एब्सेंशिया की बात है कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपका ट्रायल चलेगा। तो इसका ये है कि अगर आपके खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है आपके एब्सेंस में, तो आपके खिलाफ एक जजमेंट है, आप कन्विक्टेड हैं। आप कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड व्यक्ति को हम बाहर की कंट्रीज़ को एक्स्ट्रेडिशन, अगर हमारा वहाँ प्रोसेस है, उनके साथ हमारी ट्रीटी है एक्स्ट्रेडिशन की, तो हम वहाँ से उनको ला सकते हैं, उस जजमेंट के बेसिस पे हम अपनी कंट्री में वापस ला सकते हैं। या दूसरे और भी तरीके हैं कि हम कई अलग तरीक़ों से भी उन कंट्रीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, ये दिखाते हुए कि ये पर्सन जो है हमारी कंट्री के कोर्ट से ऑलरेडी कन्विक्टेड है। और उसकी संपत्ति को तो अटैच किया ही जा सकता है ना? संपत्ति तो हम शुरू में ही अटैच अटैच कर कर लेते हैं। सबसे पहला काम ही हमारा ये होता है कि हम संपत्ति अटैच करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सबसे पहला काम यही है जी। कि वो सेक्शन 5 में
तुरंत प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाता है संपत्ति का। ठीक है। तो वो तो हमारे जो हमको जानकारी है जितनी संपत्ति इसकी, वो हम अटैच कर लेते हैं, जिनकी नहीं है उनके लिए हम लेटर्स भेजते हैं बाहर की कंट्रीज़ को। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है हम उसका भी अटैचमेंट का प्रोसेस करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि लंदन में हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं ऐसे एक्यूज़ पर्सन्स की। यानी जहाँ हमारे दूसरे ममालिक के ताल्लुकात हैं जी, और हमारी ट्रीटीज़ हैं उनके साथ, वहाँ जी, पर ये मामला जो है वो और भी आसान हो जाता है इस तरह की कार्रवाई करना। उसामा साहब, हमने ये भी देखा है कि जब इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत सारी जगहों पर, तो एक आम आदमी को पता नहीं चल पाता, एक आम कारोबारी को नहीं पता चल पाता है कि कहीं उसका इस्तेमाल इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो गया हो। तो इस तरह के मामला से आम कारोबारी किस तरह से बचें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की उनके लिए एडवाइस है आपकी? बिल्कुल, आम नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मासेस को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं। एक मान के चलते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि अपना अकाउंट नंबर दे दो। मैंने कहा मेरे दोस्त को चाहिए, मैंने अकाउंट नंबर दे दिया। उसने उसी तरीके से 20-25 लोगों से अपनी दोस्ती का हवाला लेते हुए अकाउंट नंबर दे दिया। आपने अकाउंट नंबर नहीं, दे आपका किसी एक दोस्त का एग्जांपल, आप किसी भी XYZ का जी, मैं जो किसी आपसे भी एक्स अकाउंट वाई अकाउंट जी नंबर का, मेरा कोई भी एक सिटीजन, कोई भी एक हाँ, आदमी अपने अकाउंट नंबर को, अपनी हर चीज़ को प्रोटेक्टेड रखे, क्योंकि अक्सर ये अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं और फिर आपको बाद में पता चलता है कि जो वो 2 लाख रुपए आए थे आपके दोस्त के कहने पे, वो किसी ऑनलाइन फ्रॉड के या किसी और तरह के ऑफेंसेस के थे जो आपने अपने अकाउंट में रख दिया। आप आइए अब कोर्ट में और साबित कीजिए कि ये नहीं था मेरा, और प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन के बीच की लड़ाई स्टार्ट करें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी सारे क्रेडेंशियल्स को अपनी प्राइवेसी के हिसाब से प्रोटेक्ट रखना चाहिए, ना कि आप आकर के समझें। आजकल बहुत सारे अकाउंट में हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों बाद पैसे फ्रीज कर दिए गए। जी। अब आप आइए और बताइए कि ये अकाउंट में पैसे कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। तो कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे अपना डिस्क्रिशन अच्छा रखें, दोस्तों पे विश्वास रखें, बट अंधविश्वास ना करें। दोस्तों पर विश्वास करें, लेकिन अकाउंट नंबर ज़रा सा प्राइवेट रखने की कोशिश करें। बिल्कुल। बिल्कुल मैंने सही कहा। श्वेतांग जी, कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है आज के दौर में, जहां हम ऑनलाइन फ्रॉड के तेज़ी से बढ़ते हुए मामला देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला होता है। अकाउंट से पैसे लोगों के वैसे ज़्यादातर जाते ज़्यादा हैं, आते जी, बहुत कम हैं, लेकिन अगर जी। आ जाएँ तो उन हालात में कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा तो नहीं बन जाता है? देखिए, खतरा आपके ऊपर पूरा बना रहेगा अगर आपके अकाउंट में, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी एक लिमिटेड सैलरी है 35,000 रुपये, अब उसी अकाउंट में आपके 35 लाख रुपए आ जाएं अचानक से। तो ये एक, मतलब ये एक वो है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए कि ये 35 लाख रुपए कहाँ से आए। आपका बचाव इसी में है, आप तुरंत ही बैंक को जाके इन्फॉर्म करें, इंटीमेट करें कि ये गलती से पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है और प्लीज़ इसको रिफ़ंड किया जाए या इस पर कोई भी एक्शन लिया जाए। जब आप अपनी तरफ से ये सारे सेफगार्ड्स रखते हैं तो आप बच सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों की। हम जी। विश्वास बहुत जल्दी करते हैं कि अगर कोई भी, जैसे अभी मैं, मेरे कलीग ने ही ये बात कही कि मान लीजिए दोस्त ने मुझे अकाउंट नंबर मेरा मांगा और हमने दे दिया, तो हम विश्वास इतना करते हैं कि हम वो नंबर दे देते हैं, हमें सामने वाले के इंटेंशन का नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, जो आप नहीं सोच सकते कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, तो आपको तुरंत उस पे लालच ना दिखाते हुए तुरंत आपको बैंक में इन्फॉर्म करना चाहिए या अपने नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ये गलत तरीके से मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। अगर वही पैसा, अगर आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कानून ये सोचेगा कि आपके मन में लालच है और आप उस अकाउंट को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो नहीं सर, वो मिसयूज़ भी अगर कोई नहीं कर रहा है और उसके पास ये पैसा आ गया है और कहीं न कहीं उसको भी ये लगता है कि थोड़े दिन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जी, उसने यूज़ नहीं किया है, तो क्या जी, तब भी वो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपको कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हैं। आप भी अपराधी ही कहे जाएँगे, भले ही आपको कानून की जानकारी ना हो। जी। तो यही हमारा प्रिंसिपल है जिस पे सारे केसेस चलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि अगर आप लॉ की जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर एक्सक्यूज़ नहीं है तो ये बिल्कुल, आप अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो इतने राइट्स तो आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या करना है अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। ज़्यादा पैसा अगर अकाउंट में आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाएँ, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आस-पास के लोग भी अलर्ट होने लगते हैं। बिल्कुल होना। कभी-कभार लोग ये सवाल पूछने लगते हैं एक-दूसरे से कि इनके पास इतना पैसा जी, कहाँ से आ रहा जी, है? लेकिन जी, अगर कहीं कोई डाउट होता है उसामा साहब,
और लोगों को लगता है कि नहीं इनके पास कुछ ज़्यादा है, या कहीं किसी को लगता है कि कुछ गलत कनेक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, तो उसकी कंप्लेंट कैसे करें? क्या डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेंट की जा सकती है, एजेंसी उसको कंप्लेंट की जाएगी इस तरह के मामला में? आपके ये वाले क्वेश्चन से पहले एक बात और ऐड करूंगा पुराने क्वेश्चन की, इस डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए। बैंक अकाउंट तो आप देते ही देते हैं, गलती से इसका पासवर्ड और इसका ओटीपी ये मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी सारी चीज़ों को रखा हुआ है। ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे अमाउंट क्रेडिट का मैसेज आता है, बट आपका वो दोस्त आपका फ़ोन लेकर के वो डिलीट कर देता है, और आप उस अकाउंट को बहुत दिनों तक यूज़ नहीं कर रहे होते, तो आपके पास अलर्ट नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी की चीज़ है जो हमारे सभी लोगों को करनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी इस मामले पर। जी, अगले सवाल की तरफ मैं फिर बढ़ता हूँ आपसे। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि जब हम इस तरह के मामलात देखते हैं, क्या आपके जी। अकाउंट में इस तरह की रकम आ रही है, तो तब इस तरह के भी सवाल उठने लगते हैं कि लोगों के पास जो पैसा आया है, या अगर कहीं हमें कोई गलत कनेक्शन नज़र आ रहा है, तो उसमें इस तरह के मामलात की कंप्लेंट पुलिस में पहले दर्ज की जाएगी, या सीधा डायरेक्ट एजेंसी के अंदर आदमी अपना शक ज़ाहिर कर सकता है या अपनी शिकायत दर्ज कर यानी सकता कि है? बेसिकली आप कह रहे हैं कि नेबरहुड वॉच पॉलिसी, जी, यानी कि एक सतर्क नागरिक को क्या करना चाहिए अगर वो कुछ उसको ऐसा आभास हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से। एक आदमी जी, जिसके पास एक छोटी कार थी, कल वो बहुत बड़ी कार लेके एक फ्लैट था और कल 2 बंगलों का मालिक है, तो उसके साथ वालों को क्या करना चाहिए? तो कोई भी ऐसे आदमी को पूरा राइट है कि वो एक कंप्लेंट लिख दे। एनोनिमस भी लिख सकता है, अपने नाम के साथ भी लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने देश के हित के लिए उस कानूनी प्रक्रिया को चलाना है, जगाना है, जिससे आगे की कार्रवाई हो। फिर वहाँ से बात आ जाती है पुलिस या ईडी, अब वो कैसे तहकीकात करते हैं और वो क्या सच्चाई है वो निकालते हैं। जी, लेकिन अगर ऐसे मामलात में आपने कहा कि सतर्क रहना, यानी आप अलर्ट रहें और बेदार रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर किसी मामले में नहीं, लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं जिनका सीधा असर नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है, हमारे बिल्कुल। मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ता है, तो हम सब लोगों को अलर्ट रहना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। और हमारी आज की इस पेशकश के ज़रिए भी हमने यही कोशिश की कि आप हम सब अलर्ट रहें जब इस तरह के मामलात हों। तो जिन एजेंसीज़ का आज हमने ज़िक्र किया और जिस कानून की हमने बातचीत की, उसके तहत इसमें पूरा इंतज़ाम किया गया है, ना सिर्फ सज़ा का बल्कि उस तरह की जो भी जायदाद है उसे भी ज़ब्त किया जा सकता है। आज के इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और शुक्रिया। तमाम स्टूडेंट्स का जिनके सवालों से आज की ये पेशकश और मज़ीद खूबसूरत बनी। और नाज़रीन, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और बाद में इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की इस पेशकश को मुकम्मल करने की हमें यहीं दे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर एक अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।